जब हम इतिहास भर के महान सैन्य अभियानों की कहानियां सुनाते हैं, तो वे दुश्मन की मुख्य लाइनों के माध्यम से चार्ज करने के अभियानों द्वारा शासित होते हैं। दुश्मन को पीछे धकेलें और उन्हें अंतिम पराजय की ओर धकेलें। हमले का एक और रूप लंबे समय से सैन्य अभियानों का प्रमुख हिस्सा रहा है, लेकिन कब्जे का क्षेत्र उसे नहीं धारण करता। बजाय एक छापा ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जैसे कि महत्वपूर्ण सामग्री को नष्ट करना या दुश्मन के मुख्यालय को नष्ट करना और फिर दोस्तानी लाइनों में वापस हटना। छापेमारी बल को अक्सर हमलावर होना पड़ता है। उन्हें स्वयं को बचाने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और योग्य होना चाहिए, क्योंकि अन्य इकाइयों से सहायता कम होती है। यह निस्संदेह एक भयानक जोखिमी प्रयास है और परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो त्रासदी और आपदा में समाप्त होते हैं। आज की कड़ी में हम द्वितीय विश्व युद्ध के 3 छापामारियों की ओर देखने जा रहे हैं, जो विभिन्न कारणों से भयानक रूप से गलत हो गई थीं। विश्व की युद्धों में आपका स्वागत है। पोलैंड के आक्रमण और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद हिटलर को पता था कि अंततः उनकी सेनाओं को पश्चिम की ओर हमला करना होगा, लेकिन उसके रास्ते में 2 मुख्य समस्याएं खड़ी थीं। पहली थी महान फ्रांसीसी मेजिनो रक्षात्मक रेखा, एक श्रृंखला थी किलों और बाधाओं की, जिसे फ्रांस उम्मीद कर रहा था कि वह उनकी साझी 230 मील लंबी सीमा के उनके पक्ष में जर्मन सेना को रोकेगी। दूसरा यह था कि हालांकि अब तक उनकी सेना की सफलताएं थीं, हिटलर को पता था कि उनकी सेनाएं लाइन को सीधे हमले से तोड़ने या फ्रांस की रक्षा को दीर्घ अभियान में कमजोर करने में आग की शक्ति और संसाधनों की कमी के कारण शामिल नहीं हो सकती थीं। इसलिए हिटलर ने मैगिनोट लाइन से नहीं जाने का निश्चय किया, तो उन्हें बस इसे घुमाना होगा और इसका मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का आक्रमण करना, जिन्होंने खुद को निष्पक्ष बताया था। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के सैन्य जगन्नाथ के विपरीत हिटलर इन देशों को जल्दी से हटाने की उम्मीद कर रहे थे, जिससे उनके सैनिक मैगिनोट रेखा को छोड़कर फ्रांस में बाढ़ की तरह घुस सकें। महत्वपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण और आपूर्ति रेखाओं का प्रबंधन, इस तरह फ्रांसीसी सेना को समर्पण करने के लिए मजबूर करने। इससे उसके पास हमला करने के लिए यूनाइटेड किंगडम पर हवाई अड्डे भी होंगे। हालांकि हिटलर को याद दिलाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में काइजर ने समान युक्ति अपनाई थी और वह पश्चिमी मोर्चे के खंडहर युद्ध में अटक गया था। उन्हें था पता कि उनकी सेनाएं त्वरित और निर्णायक रूप से काम करेंगी, नहीं तो खिलाफ हो सकती हैं, जिससे जर्मनी को असंभव विजय के लिए युद्ध में मजबूर किया जाता, ताकि उन्हें जितने में मदद मिल सके, जिसे निम्न देशों में कहा जाता है। जर्मन कमांडर्स ने नीदरलैंड को एक ही दिन में समर्पण करने के लिए एक साहसिक योजना तैयार की। उन्होंने सांप के सिर को काटने की तकनीक का उपयोग किया ताकि शरीर मर जाए। वे पैराट्रूपर्स का उपयोग करके हैग पर झपटने और नीदरलैंड क्वीन विल्हेल्मिना और उनके सेना के कमांडर इन चीफ हेनरी विंकलमैन को पकड़ने जा रहे थे और उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर करें। इससे जर्मन सेनाओं को नीदरलैंड विरोध के बिना बेल्जियम और फ्रांस की दक्षिण में तेजी से बढ़ने की स्वीकृति मिलेगी। 10 मई 1940 शुक्रवार को जर्मन सेना ने नीदरलैंड पर हमला किया। उसमें एयरबोर्न सैनिकों का अभूतपूर्व उपयोग हुआ। करीब 12,000 को पैराशूट से उतारा गया। हमले की शुरुआत से पहले जर्मन विमान सेना ने नीदरलैंड को पार करके उत्तरी सागर की ओर उड़ा। यह उम्मीद थी कि नीदरलैंड बलों को मजबूर करेगा कि विमान यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ बमबारी मिशन पर थे, ताकि जब वे वापस मुड़ें और उत्तर से हमला करें तो वे सतर्कता खो दें। हालांकि ऐसा नहीं था। बजाय इसके विमानों ने नीदरलैंड में अलार्म भेजा और लोग तेजी से शरण स्थलों की ओर दौड़े या कुछ मामलों में अपने घरों की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए, जबकि सेना तेजी से सजग हुई। जर्मन विमानों ने रानी विल्हेल्मिना को पकड़ने की तैयारी में हेग के निकटवर्ती नीदरलैंड सेना बैरक्स और हवाई अड्डों पर बमबारी की। 415 घंटों के कुछ समय बाद, जैसे ही पहली रोशनी रात को तोड़ रही थी,
जर्मन पैराट्रूपर्स उसी हवाई अड्डे पर उतरे जहां कुछ ही क्षण पहले उनके बम गिरे थे। हालांकि उन्हें उतरते ही बहुत भारी नीदरलैंड प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जर्मनों ने अंततः हवाई अड्डों को कब्जा किया और उन्हें अपने भारी उपकरणों को उड़ाने और हेग को कब्जा करने के लिए उपयोग किया। वाल्केनबर्ग हवाई अड्डा इतनी खराब स्थिति में था कि उसका प्रयोग असंभव था, जिससे जर्मनों को आसपास के खेतों और समुद्र तट पर उतरने पर मजबूर किया गया और साथ ही नीदरलैंड नेवी ने उन्हें गोलीबारी की। हवाई अड्डों से जर्मन ब्रेकआउट की आशाएं नीदरलैंड बलों के प्रतिकारी हमले से टूट गईं, जिसमें नीदरलैंड वायुसेना के फोकर टीवी बम्बरों के हवाई हमले भी शामिल थे। संख्या में कमी और गोलीबारी की आपूर्ति के खर्च के कारण नीदरलैंड हथियारों पर निर्भर था। जर्मन पैराट्रूपर्स को धीरे धीरे हवाई अड्डों को त्यागने के लिए मजबूर किया गया। वे असंगठित समूहों में बिखर गए और नजदीकी जंगलों में भागने लगे, वापसी की लड़ाई शुरू कर दी। वे अपने प्रमुख हमलावर से मिलने की आशा करते हैं। जर्मनों के लिए आंकड़े उनके नुकसान को 400 मरे गए और 1750 को कुल बल के रूप में कैद करने के लिए रखते हैं, जो क्षेत्र में 3000 का है। नीदरलैंड के लिए यह एक अन्यथा दुखद कहानी में विजय की कहानी थी। मुख्य रेखाओं पर जर्मन नीदरलैंड शहर शहर छोड़ रहे थे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर 14 मई को जर्मन वायुसेना लुफ्तवाफे ने एक वायु हमले के साथ रॉटरडम शहर को तबाह कर दिया, जिसमें 900 से अधिक लोग मरे गए और 80,000 लोग बेघर हो गए। अपने लोगों में अधिक पीड़ा रोकने के लिए नीदरलैंड ने उस दोपहर समर्पण कर दिया और रानी विल्हेल्मिना यूनाइटेड किंगडम में भाग गईं, जहां उन्होंने नीदरलैंड प्रतिरोध को संगठित करने के लिए निर्वास में सरकार बनाई। यूनाइटेड किंगडम के युद्ध की सामान्य कथा एक बहादुर RAF लड़ाकू पायलटों की है, जो अपने विमानों को, उनके हवाई अड्डों को और बाद में उनके शहरों को ऊपर से नष्ट करने के लिए जर्मन लुफ्तवाफे के साथ कुत्ते की लड़ाई के लिए जल्दबाजी करते हैं, जो संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ है। हालांकि यह महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान RAF की पूरी कहानी नहीं है। वास्तव में जब फाइटर कमांड दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में जर्मन विमानों से संघर्ष कर रही थी, रॉयल एयरफोर्स बॉम्बर कमांड हमलावर थी, लड़ाई को जर्मन बेसों तक ले जा रही थी। केवल अगस्त के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी यूरोप में जर्मन फाइटर और बॉम्बर बेसों के खिलाफ RAF बॉम्बरों ने बेलीग्रेड फाइटर कमांड की मदद के लिए 24 छापेमारी की, लेकिन यह एक कठिन और घातक व्यापार था। बॉम्बर अक्सर बिना फाइटर सुरक्षा के उड़ते थे क्योंकि उनके पास बचत नहीं थी। इसलिए वे जर्मन फाइटर पायलट्स और एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स की नजरों से छिपने के लिए बादलों का उपयोग करने की कोशिश की। कभी कभी यह काम करता था, अक्सर नहीं। 13 अगस्त 1940 को नंबर 88 स्क्वाड्रन बॉम्बर कमांड के 12 ब्रिस्टोल ब्लेनहाइम बॉम्बर्स ने रैफ वॉटन से नॉरफॉक में उड़ान भरी। उनका लक्ष्य जर्मनों द्वारा कब्जा किया गया डेनमार्क में आलबोर्ग में हवाई अड्डा था। ब्लेनहाइम उस समय बॉम्बर कमांड की रीढ़ था और युद्ध के प्रकोप से पहले के वर्षों में दुनिया के सबसे तेज बॉम्बर्स में से एक था। पायलटों को शांति काल में इसे उड़ाना पसंद था, लेकिन युद्ध में एक RAF पायलट के अनुसार यह एक बिजली के बल्ब की तरह क्षति प्रतिरोधी था। ब्रिटिश गठबंधन की कमांड एक विंग कमांडर एडवर्ड कॉलिस दे वेरैक-लार्ट, एक अनुभवी और आक्रामक अधिकारी के हाथ में थी। आलबोर्ग पर हमला करने के लिए ब्लेनहाइम्स अपनी सीमा की सर्वाधिक उड़ान भरेंगे, लेकिन जब विमानों का गठबंधन डेनिश तट की ओर बढ़ा तो एक बम्बर के लिए ईंधन और उनकी अनुमानित सीमा के बारे में संख्याएं मिलानी नहीं थीं। समझते हुए कि बम्बर ईंधन तेजी से जल रहा था, लार्ट ने पायलटों को वापस लौटने का आदेश दिया। बाद में पता चला कि पायलट ने अपना ईंधन वायु मिश्रण गलत कर दिया था, इसलिए उम्मीद से ज्यादा ईंधन उपयोग हुआ। शेष 11 ब्लेनहाइम्स डेनिश तट पर जारी रहे, लेकिन भूमि को देखते हुए उन्होंने यह समझा कि जबकि वे विशेषताहीन समुद्र पर थे, वे दक्षिण की ओर 55 किलोमीटर भटक गए थे। अभी भी बुरी बात यह है, उनके सामने उनकी उम्मीद का बादल भांप बन गया, स्पष्ट नीले आकाश छोड़कर, और उन्हें छिपने के लिए कहीं नहीं छोड़ा। फिर भी विंग कमांडर लार्ट ने आलबोर्ग पर हमले को जारी रखने का फैसला किया, जबकि जर्मन सैनिक ने उन्हें दूरबीन के माध्यम से देखा और अपने कमांडर्स को उनकी स्थिति बताना शुरू कर दिया।
1205 घंटे पर 8 मेसरश्मिट BF 109E लड़ाकू विमान ब्रिटिश बम्बर्स को रोकने के लिए तैयार किए गए, लेकिन वे देर से आए क्योंकि वे पहले ही हवाई अड्डे की अंतिम दृष्टि ले चुके थे। 2 लहरों में काम करते हुए ब्लेनहाइम्स तीव्र फ्लैग का सामना कर रहा था, लेकिन 6 विमान जो पहली लहर का हिस्सा बने, लार्ट्स ने सफलतापूर्वक वायुसेना अड्डे की रक्षा को भेद कर अपने बम गिरा दिए। हालांकि दूसरी लहर में शेष 5 1 मिनट के भीतर रहने वालों की किस्मत अच्छी नहीं थी। लगभग 12 से 18 घंटे बाद पहला ब्लेनहाइम एंटी एयरक्राफ्ट फायर से हिट हुआ और धरती की ओर गिराया गया, जिसमें 3 बोर्ड कर्मी मर गए। इसके 2 मिनट बाद दूसरा ब्लेनहाइम आया। उस क्रू के 2 सदस्य बाहर निकले, लेकिन 20 वर्षीय सर्जेंट एडवर्ड टर्नर इतने भाग्यशाली नहीं थे। केवल कुछ ही छोटे मिनटों में दूसरी लहर के शेष 3 ब्लेनहाइम्स को जर्मन फ्लैग द्वारा आकाश से उड़ा दिया गया। 5 विमानों पर सवार 15 लोगों में से केवल 5 लोग सुरक्षित रूप से बाहर गए, सिर्फ यहां तक कि वे बंदी बन गए। पहली लहर के लिए उनका भय शुरू होने वाला था। हवाई अड्डे पर बम गिराने के बाद लड़ाकू पायलट धैर्यपूर्वक 6 ब्लेनहाइम्स को फ्लैग से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे बदला ले सकें। जैसे ही वे फ्लैग से साफ हो गए, जर्मन पायलटों ने पहला शिकार किया। उसके बाद के युद्ध की उन्माद में शस्त्रों से भरे BF 109S ने ब्रिटिश व्यवस्था पर हमला किया, एक बिंदु पर ब्रिटिश विमानों को समानांतर रूप से नीचे भेजते हुए। पहले विमान के फ्लैग को गिरने के 15 मिनट के भीतर 11 बॉम्बर्स की बल को केवल 2 उत्तरजीवियों, जिसमें लाहट का विमान शामिल था, तक कम कर दिया गया था। जर्मन फाइटर पायलट गोली की कमी का सामना करते हुए ने एक अंतिम हमला किया। विंग कमांडर के विमान को जलते हुए जमीन पर गिरने में बोर्ड पर जो लोग थे उनकी जान लेते हुए और अंतिम ब्लेनहाइम को तट की ओर भागने के लिए छोड़ते हुए, धुआं छोड़ते हुए। उसके कर्मी ने समझा कि वे उत्तरी सागर की लंबाई को यूके में वापस उड़ाने में सक्षम नहीं थे, और इस प्रकार सर्जेंट जॉन ऑट्स ने भारी हृदय के साथ नरकीय ब्लेनहाइम को वापस मोड़ा और जर्मनों को समर्पित होने से पहले डेनमार्क की तट पर दुर्घटनाग्रस्त अवतरण किया। इसके साथ पूरी हमलावर बल खो गया था। केवल 13 वायु सैनिक ही, जिन्होंने आलबोर्ग पर हमला किया था, बंदी बनने के लिए बचे थे। लेकिन कुछ लोगों की युद्ध कहानियां अभी खत्म नहीं हुई। सर्जेंट विलियम मैकग्राथ, जिनका विमान फ्लैग से गिरा था, 1941 के नवंबर में अपने युद्धबंदी शिविर से भाग गए थे। एक अद्भुत जीवन बचाने की कहानी में उन्होंने उत्तरी फ्रांस पर कब्जा किया। दक्षिण में प्रो जर्मनी फ्रांस 1942 के मार्च में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्पेन और जिब्राल्टर के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम पहुंचे। सार्जेंट जॉन ब्रिस्टो अपने ब्लेनहाइम क्रैश से बस कस कर बचे। उसका पैराशूट जमीन से टकराने से कुछ ही क्षण पहले खुलने का समय था। युद्ध की कैद में अपने समय के दौरान काफी संसाधनीय ब्रिस्टो ने अपने और अपने सहयोगी संयुक्त बंदियों के लिए सुनने के लिए कई प्राचीन रेडियो को एक साथ जोड़ा, ताकि उनका मनोबल बना रहे और युद्ध की घटनाओं का पालन कर सकें। एक 1941 में ब्रिटिश केवल एक व्यक्ति को हिटलर से अधिक मारना चाहते थे, और वह थे फील्ड मार्शल एर्विन रोमेल, जिन्हें वैश्विक रूप से डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका अभियान की शुरुआत इटली के बेनितो मुसोलिनी द्वारा यूनाइटेड किंगडम के आसन्न पतन का लाभ उठाने के लिए इजिप्ट का आक्रमण करने के साथ हुई, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिर भी उसकी सेनाओं के पास कई बार 10 और 1 की आंकड़ों में बावजूद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सेनाओं ने पूरी तरह से इटली सेना को परास्त किया, और जल्द ही वे इटली धारण की लीबिया में हमलावर थे। मुसोलिनी ने हिटलर से मदद मांगी, और इस प्रकार फ्यूरर ने रोमेल की कमांड में जर्मन सेना के अफ्रीका कोर्प्स का निर्माण किया। अफ्रीका कोर्प्स का प्रभाव तुरंत महसूस हुआ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सैनिकों को जल्दी ही उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों से रिट्रीट करना पड़ा, क्योंकि रोमेल को रोकना असंभव था। उनके दुश्मन का चेहरा बनकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सैनिकों के बीच रोमेल के चारों ओर एक कथा विकसित हुई कि वह सर्वोत्तम योद्धा थे और उन्हें रोका नहीं जा सकता था। वास्तव में आधुनिक इतिहासकार अब बहस करते हैं कि क्या रोमेल उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उत्तम नेता थे। बहस के दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच उनके पद की कठोर रक्षा में उनके प्रभाव को लेकर उत्तरी अफ्रीका मोर्चे पर रणनीतिक रूप से
कम से कम अन्य कारकों के साथ तुलना में जो सहयोगी युद्ध प्रयास को बाधित करते थे। ब्रिटिश सेना द्वारा रोमेल की प्रतिमा बनाने से सेनापतियों में गंभीर चिंता उत्पन्न हुई। इसने मनोबल को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसलिए रोमेल को चित्र से बाहर करने और रेगिस्तानी लोमड़ी की अवरोधनीयता साबित करने के लिए प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों का महत्व 1941 के अंत में अधिक हो गया, जब ब्रिटिश 8वीं सेना ने ऑपरेशन क्रूसेडर के बैनर के तहत जर्मनों और इटलियों के खिलाफ एक प्रमुख प्रतिक्रियात्मक हमले की तैयारी की। इस ऑपरेशन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था लीबिया में रोमेल की प्रशंसित टैंक सेना को हराना। वे अगले चरण में बढ़ और टोब्रुक की घेराबंदी समाप्त कर सकते थे, जहां ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बल अप्रैल से लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की योजना से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सैनिकों को जून में पिछली संचालन की विस्तृत जानकारी थी। ऑपरेशन बैटलैक्स कहलाया गया। उसकी लक्ष्य प्राप्ति में असफलता हुई। ब्रिटिश कमांड को मालूम था कि ऑपरेशन की सफलता के लिए उसे रोमेल को निष्क्रिय करना होगा। ऐसा करते समय वे केवल एक्सिस के कमांड की श्रृंखला को नहीं विघटित करेंगे, यह ब्रिटिश हमले का उत्तर देने की उनकी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और अंततः रेगिस्तानी लोमड़ियों के अपराजेयता के बढ़ते विश्वास को दबाएगा। इस प्रकार क्रूसेडर की संध्या पर उन्होंने एक और सर्जरी की अनुमति दी, जिसे फ्लिपर कहा गया, जिसका लक्ष्य रोमेल को उनके मुख्यालय में सीधी रफा में मारना था। 10 नवंबर 1941 को 50 नौ पुरुष, ज्यादातर नंबर 11 स्कॉटिश कमांडो से 2 ब्रिटिश पनडुब्बियों की संकीर्ण सीमाओं में घुस गए। HMS टोरबे और HMS तालिस्मान इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर। वे कठोर कर्नल रॉबर्ट लेकॉक की कमांड में थे, जिन्होंने दुश्मन की रेखाओं के पीछे इस प्रकार की संचालन के लिए एक विशेष सैन्य इकाई बनाई थी, जिसे ग्लोबली लेफोर्स कहा जाता है। उनके दूसरे कमांडर थे एक आक्रामक कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी कीस, जो 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सेना के ऐसे पद का सबसे युवा अधिकारी थे। वह एडमिरल सर रॉजर कीस के बेटे भी थे, यूनाइटेड किंगडम के कंबाइंड ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स के पहले निदेशक, जिन्होंने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में कमांडो छापेमारी की। 14 नवंबर की शाम को 2 पनडुब्बियां दुश्मन के कब्जे में लीबिया की ओर अग्रसर थीं। पुरुष उनके उपकरण के साथ उतरना शुरू कर दिया। वह उस उन्नत टीम के मार्गदर्शकों की प्रतीक्षा कर रही थी, जो पिछले दिन उसे भीतर ले जाने के लिए कूद पड़े थे। हालांकि यहां से चीजें गलत होनी शुरू हो गईं। तटवर्ती क्षेत्र पर हमला हुआ, फिर भी पनडुब्बी कर्मचारियों और कमांडो के हरक्यूलियन प्रयास के बावजूद केवल 36 पुरुषों ने समुद्री पनडुब्बियों को समुद्र में वापस जाने से पहले किनारे पहुंचने में सफलता प्राप्त की। स्थिति का आकलन करते हुए लेकॉक को मूल योजना में बदलाव करने पर मजबूर किया गया। समुद्र तट पहुंचे लोगों को 3 टीमों में विभाजित किया जाएगा। लेकॉक ने पहली टीम की जिम्मेदारी ली। उनका कार्य होगा उत्तरण क्षेत्र की सुरक्षा और भागने के मार्गों को खुला रखना। लेफ्टिनेंट रॉय कुक की कमान में एक नई टीम गठित की गई, जिनका काम संचार को बिगाड़ना था, ताकि क्षेत्रीय एक्सिस बलों में भ्रम फैला सकें। अंत में कीज रोमेल के मुख्यालय पर 25 पुरुषों की एक विभाजन का नेतृत्व करेंगे और अफ्रीका कोर के कमांडर को मार देंगे। 15 नवंबर 1921 को पुरुषों ने अपने लक्ष्य के लिए लीबिया रेगिस्तान में कठिन 2 दिन की यात्रा शुरू की और अंत में 17 नवंबर की आधी रात को कीस अपनी चाल के लिए तैयार था। रोमेल के मुख्यालय के रूप में काम करने वाले विला को देखना। वह और 2 अन्य पुरुष, कप्तान रॉबिन कैंपबेल और सार्जेंट जैक के सामने चले गए और दरवाजे पर खटखटाया। कैंपबेल ने अंदर के सेंट्री से जर्मन में बात की, जिसने दरवाजा खोला और तुरंत ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया। हालांकि जर्मन ने कठोर प्रतिरोध किया, जिससे कैंपबेल को उसे गोली मारनी पड़ी। शॉट्स की आवाज ने इमारत के निवासियों को जागृत किया, जिन्होंने अब विला पर तूफान मचा रहे ब्रिटिश छापेमारी दल के खिलाफ हथियार उठाए। ब्रिटिश सैनिकों ने खोज आरंभ की और तत्पश्चात कीज ने एक कमरे में धावा बोला, जहां उन्हें 10 से अधिक हथियारबंद जर्मन सैनिक दिखाई दिए। एक ने अपने हथियार को लॉड किया और युवा लेफ्टिनेंट कर्नल को चोट पहुंचाई। कैंपबेल और टेरी ने कीज को साफ करने से पहले कमरे में ग्रेनेड फेंका, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया और वह रोमेल के विला के मैदानों पर मर गया। उसके बाद हुई बंदूक की लड़ाई निर्दयी थी, जिसमें कमांड में रहने वाले कैंपबेल की टांग में चोट आई और वे चल नहीं सके।
समझते हुए कि खेल खत्म हो गया था, उन्होंने टेरी को आदेश दिया अपनी टीम को इकट्ठा कर लेकॉक की ओर वापस जाने का। उन्हें पीछे छोड़कर उनका कैद होना छोड़ दिया। शेष ब्रिटिश सैनिक रात में गायब हो गए, लेकिन उनका संकट अभी दूर नहीं था। लेकॉक से पुनः जुड़ते हुए कमांडो ने एचएमएस टोरबे सबमरीन पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौसम इतना खराब था कि यह असंभव हो गया। एक अनुकूल अरब ने देखने पर लेकॉक और उनके लोगों को आसपास की गुफाओं में शरण लेना पड़ा। अगले दिन मौसम सुधर गया और लेकॉक यकीनी थे कि वे संध्याकाल में पनडुब्बी पर सवार हो पाएंगे। उन्होंने अपने लोगों से मिलने की जगह के चारों ओर सुरक्षा लेने का आदेश दिया, एक निर्देश जो उचित साबित होगा जब वे जल्द ही अपनी स्थिति पर जर्मन और इतालवी सेनाओं को देखने लगे। जैसा कि ब्रिटिश कमांडोज के लिए दुखद होना चाहिए था, जानते हुए कि वे पुनर्प्राप्ति के निकट थे, लेकॉक यह जानते थे कि वे बड़ी दुश्मन सेना को नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने उन्हें छोटे समूहों में बांटने और स्थानीय पहाड़ियों में बिखरने के आदेश दिए। लेकॉक स्वयं सार्जेंट टेरी के साथ मिल गए और दोनों पुरुषों ने एक्सिस सेनाओं से बचने और खाने और पानी की तलाश में सचमुच कठोर 41 दिन बिताए। धनतेरस के दिन ब्रिटिश बलों से पुनः मिलने से पहले वहां उसने जाना कि छापा मारने की क्या भयानक सच्चाई थी। समुद्र तट पर 36 मनुष्य बल के उतारे गए। वह और टेरी ही वे एकमात्र थे जो ब्रिटिश रेखाओं तक पहुंचे थे। सभी कमांडो पकड़े गए थे और 2, जिनमें कीज भी था, की मौत हुई। अंतिम दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह थी कि विला में 3 जर्मन कर्नल मर चुके थे। रोमेल बिना किसी चोट के थे क्योंकि वह पहली जगह पर ही नहीं थे। वास्तव में उन्होंने कुछ दिन पहले रोम में एक बैठक के लिए गए थे और उन्हें वापस उड़ने की योजना थी, लेकिन बुरे मौसम ने फिर से अपनी भूमिका निभाई, उनकी उड़ानों में देरी करके और उन्हें रात के मुख्यालय में होने वाले नाटक से बचाया। अपनी वापसी पर कीएस की हिम्मत से प्रेरित होकर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को सैन्य सम्मान के साथ दफनाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पादरी से अनुष्ठान करवाया, जिसकी तस्वीरें खींची और परिवार को भेजी गईं, और वह व्यक्ति जिसने उसे मारने की साहसिक कोशिश की थी को सम्मान पत्र भी दिया गया। और वहां आपके पास 3 विश्व युद्ध द्वितीय के गलत छापे हैं। नीचे अपने विचार और प्रतिक्रिया छोड़ें, वीडियो को पसंद करें और चैनल का समर्थन करने के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा।